दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये एक चुड़ैल की दुख भरी कहानी है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपसे कहानी पसंद आए आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी इस प्रकार है। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को लट कर रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहाँ जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। और इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दें तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढके लगते थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियों आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की जो संख्या थी मात्र 10 ही थी, जिसमें से एक राम थे जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम ही वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम जी पास के ही एक गांव के रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते थे तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते थे और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते थे कि बाबू, कल तो गांव में गजब हो गया था। रमदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गड़ा की बातें नहीं बता लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हूं करके उसको किसी काम के लिए बता देते थे और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता था कोई, या पानी की ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करते थे। पर राम की बातों को रमेश बाबू बहुत ही सहजता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूं करने के साथ साथ कुछ सवाल भी किया करते थे। एक दिन की बात है, राम जी कार्यालय थोड़ा जल्दी पहुंच गए और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे भी कार्यालय भी नहीं पहुंचे थे। राम थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे जो ही कमरे से बाहर निकले, वैसे ही कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने रमेश बाबू को अपनी साइकिल रमेश बाबू के पास दौड़कर पहुंच गए और बिना राम राम किए हकलाकर घबराकर बोले, बाबू बाबू, कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रमेश बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश करने के लिए बोला। फिर एक कुर्सी पर राम जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वही मेज पर रखकर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोने लगे। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम से बोले, राम, अब अपनी बात पूरी विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। उनकी अनुमति मिलने तक ही राम ने कहना शुरू कर दिया, बाबू, कल मैं जब शाम को घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने के लिए जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया। वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी, तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी के चरगाहों ने उस पे उसकी नजर पड़ी। वे लोग स्थिति को भाप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही सोखा बाबा ने झाड़ फूंक की। उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। पर आज सुबह फिर से उस चुड़ैल मेरी बहू पर हावी हो गई है। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। राम की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रमेश बाबू की यह हालत देखकर राम तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हुआ। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी राम यही सोच रहे थे, तभी रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर उठे और बिना कुछ बोले राम को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रमेश बाबू
पास की ही एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन में कुछ मंत्र बोलने के बाद राम को उन पत्ते को देते हुए बोले कि आप इसे पीस कर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर ही रुकें। मैं कार्यालय में कुछ जरूरी काम काज निपटाकर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पर आता हूँ। राम बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाई जा रही थी कि रमेश बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, पर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं वे मजाक में तो इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदाकर मुझे तो नहीं दे दिए, पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी करते हैं। ना, वो मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम घर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 गांव के आदमी रमेश जी के घर पर बैठे थे। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठे थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। राम को देखते ही सोखा बाबा बोले, राम, ये चुड़ैल तो बहुत ठीक है। रात को छोड़ तो दी थी पर सुबह फिर से आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा रही है। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था मैंने सब आजमा लिया। राम सोखा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी लड़की को आवाज लगाई। उनकी लड़की घर में से एक बाहर दौड़ते हुए आई। फिर राम ने उन पत्तों को देते हुए उससे कहा, अभी इसे पीसकर बहू को पिला दो। अगर ना नूकर करती है तो जबरदस्ती पिला दो। इसके बाद राम की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई तथा उन पत्तों को पीसकर अपनी भाभी को पिलाने लगी। अरे यह क्या! एक घूंट अंदर जाते ही राम जी की बहू तो काफी शांत हो गई और वही आंगन में ही एक तरफ बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। राम की लड़की दौड़ते हुए घर में बाहर निकली और राम की ओर देखकर बोली, बाबू बाबू, बहूजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शांति से बैठ गई हैं। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रस्त हो गए। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा के बस में नहीं आई, वह 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित ओझा सोखा आदि ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने राम की ओर देखा और कुछ बोले तो नहीं, इससे पहले ही राम ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिन देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपने रमेश बाबू तो बहुत पहुंचे हुए निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे संसार के हथकंडे अपना लिए थे, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस मंत्रित कर लिया। फिर तो राम थोड़ा तनकर बैठ गए और लगे राम बाबू का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी रमेश बाबू की साइकिल वहां रुकी। रमेश बाबू को देखते ही राम दौड़कर रमेश बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करने के लिए चले जाते हैं। रमेश बाबू, आपके पत्तों ने भी कमाल कर दिया। अब बहू काफी अच्छी है और शांति से आंगन में भी बैठी है। रमेश बाबू के इतना कहते ही वहां बैठे लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू की जयरामी करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने राम की बहू को घर में से बाहर से बुलाया। वह काफी शांत थी, पर रमेश बाबू को लगा कि अभी भी वह चुड़ैल यही है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर से इसे जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने राम की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। और ये क्या! राम की बहू घबराकर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम की काफी हिम्मत बढ़ गई थी। वे बोले, रमेश बाबू, इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल राम की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रमेश बाबू काफी गंभीर लग रहे थे। वे राम जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और क्यों इसे पकड़ी हो, क्या चाहती हो? इस पर चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार में
इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय में लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगल में पहुंच गई और रास्ता भी भटक गई थी। तब तक रात भी होने लगी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना तो ठीक नहीं है, कहीं किसी जंगली जानवर की शिकार न हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ को चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग जरूर मुझे खोजने आएंगे और अगर नहीं भी आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूंगी। जीवन की समाप्ति के लिए ही आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक ही था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप में हिलने लगी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्टहास किया और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा निवास है। मैं कुछ जरूरी काम से जंगल के बाहर गया तो तूने मेरे वसीरे पर कब्जा कर लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूं, मैं इंसान हूं, इंसान। मेरी बातों को सुनकर तो वह और जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि मुझे एक संगनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा, मरता क्या न करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद राम की बहू पर सवार व चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। रमेश बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए कहने लगे। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद फिर उसने कहना शुरू किया कि मेरी सहमति के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली, पर यह क्या अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया। एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। कितने पेड़ों की पता नहीं, कितनी डालियां टूटकर धरती पर पड़ गई। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत उपस्थित हो गए थे वहां पर। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगा। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना पड़ेगा। अरे यह क्या, अब तो मेरी सामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया था। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी करेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं दूसरी शादी तेरी नहीं होने दूंगी। ऐसे कैसे होने दूंगी? और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने से कुछ ही समय बाद मेरी इतनी तेज चीख निकली कि मैं मर गई। इतना कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गाँव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, नहीं करूंगी, पर मैं तो एक बहुत छोटी सी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती है। आप उन सबके इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेश बाबू हल्की मुस्कान से बोले, तू तो बकस, इन लोगों को बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वह तू मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद रमेश बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो प्यारे दोस्तों, रमेश बाबू ने उस चुड़ैल से तो गांव वालों को छुटकारा दिला दिया, पर क्या दूसरे भूत प्रेतों से उन गांव वालों की रक्षा कर पाएंगे? राज को राज ही रहने दिया जाए। खैर, ये बताएं आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।